ओके, नमस्कार। अ, मैं हरिशंकर। अ, अ, वर्तमान में मैं आपदा प्रबंधन अध्ययन विभाग में कार्यरत हूँ, IARS में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोवेव सुदूर संवेदन द्वारा भूमि विरूपण का विश्लेषण। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कई तरीके का सुदूर संवेदन होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा है उसके हिसाब से देखें तो ये ऑप्टिकल सुदूर संवेदन भी हो सकता है, इंफ्रारेड सुदूर संवेदन भी हो सकता है, और थर्मल सुदूर संवेदन भी हो सकता है, और एक माइक्रोवेव सुदूर संवेदन होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोवेव सुदूर संवेदन है उसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर हम देखें तो जो माइक्रोवेव जो भी सेंसर्स हैं वो एक्टिव सेंसर्स होते हैं। एक्टिव सेंसर्स का मतलब इनकी खुद की एक ऊर्जा स्रोत होता है, जिस ऊर्जा को ये उपग्रह से धरती के सतह पर भेजते हैं, और वही जो ऊर्जा है या कह लो सिग्नल जो हैं वो बहुत सारे फीचर्स से धरती के सरफेस पे जितने भी फीचर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद वो सिग्नल जब वापस उपग्रह पे जाते हैं तो वो कैप्चर कर लिए जाते हैं, और उन्हीं सिग्नल से बहुत सारी जानकारी जो है एकत्रित की जा सकती है। तो ये जो माइक्रोवेव सुदूर संवेदन है, आज बेसिकली हम देखना चाहेंगे भूमि विरूपण पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमि विरूपण का मतलब ये है कि जो पृथ्वी की सतह पर जिस बहुत सारे विकृतिज हो जाती हैं। विकृतिज ऐसा हो सकता है कि भूमि जो है नीचे धंस रही हो, या भूमि का स्खलन हो रहा हो, या भूकंप आ गया हो, या फिर और कई तरीके के, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना है, या फिर और तरीके के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे क्रैक्स वगैरह आ गए हों। तो ये छोटे छोटे विरूपण्स हैं। तो इन छोटे छोटे विरूपण्स को माइक्रोवेव सुदूर संवेदन की सहायता से किस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है, तो ये आज का जो व्याख्यान है इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले अगर देखें तो भूमि विरूपण के जो प्रभाव हैं बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर भूमि का विरूपण हुआ है तो ये हमारी इमारतों को क्षति पहुंचाता है। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो अस्पताल रहे हों, चाहे ATM रहे हो, या फिर वेयर हाउसेस रहे हों, बहुत सारी जो भी सुविधाएं हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। और साथ ही साथ जो भी बिल्डिंग्स हैं, या फिर अर्बन एरिया हो, चाहे फिर कोई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि डैम हो गया, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी को ये डैमेज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि भूमि का धसाव हो रहा है, तो धसाव से चाहे आपका रोड होगा वो भी धस जाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव मानते हैं इस पर। या फिर जो इमारतें वगैरह हैं वो भी टूट जाती हैं। तो इस तरीके के जो विरूपण हो रहे हैं, तो विरूपण से इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, सुविधाओं को भी समस्याएं होती हैं, और बहुत सारी जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है। या इस दूसरे शब्दों में इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो अवसंरचनात्मक प्रभाव हैं वो भी जो है भूमि विरूपण से होते हैं। साथ ही साथ ये पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे जैसे नदियां हैं, नहर है, नाले हैं, उसमें जो पानी का प्रभाव होता है वो प्रभाव भी जो है अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा कहीं पर विरूपण हो गया है तो कहीं पर बाढ़ आ जाएगी, या फिर जलप्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस होता है, या क्या प्रभाव पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो भूमि विरूपण जो है वो अवसंरचनात्मक प्रभाव भी डालता है और पर्यावरणीय प्रभाव भी डालता है। और जब अवसंरचनात्मक प्रभाव पड़ जाते हैं तो उससे जो है हमारा आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारी इमारतें वगैरह हैं उसमें पैसा लगता है, और पैसा जब लगता है इसका मतलब ये है कि जब इमारतें टूट जाती हैं तो उसका मतलब जो है हमारा आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसे कह सकते हैं अवसंरचनात्मक प्रभाव भी है, फिर आर्थिक प्रभाव भी है, पर्यावरण प्रभाव भी पड़ता है। और अगर इन सबको देखें तो जो सामाजिक प्रभाव है वो भी, क्योंकि अगर हमारी इमारतें नहीं होंगी, हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो हमारी सामाजिक जो ज़िंदगी है वो भी
प्रभावित होगी। तो ये तो रहा भूमि विरूपण का प्रभाव। अब आते हैं माइक्रोवेव सुदूर संवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्टिकल होता है, इंफ्रारेड, थर्मल और माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में भी दो तरीके से दो प्रकार होते हैं। एक कहलाता है पैसिव माइक्रोवेव सुदूर संवेदन और दूसरा होता है एक्टिव। तो पैसिव का मतलब ये सूर्य से जो भी रेडिएशन या फिर विकिरण आता है उस विकिरण को इस्तेमाल करता है। जैसे कि सूर्य से जो विकिरण अर्थ पृथ्वी के सरफेस पे आया और पृथ्वी की सतह से जो उत्सर्जित होता है और वो जो भी उत्सर्जित सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है और ऐसे सेंसर्स को बोलते हैं रेडियोमीटर। दूसरा है एक्टिव। एक्टिव जैसा कि मैंने बताया इनका खुद का एनर्जी सोर्स होता है और ये अपने ही सिग्नल्स को भेजते हैं और उन्हीं सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, इमेजिंग और नॉन इमेजिंग, यानी इमेजेस बना देते हैं उनको। एक होता है रार और दूसरा होता है सार। रार को अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं RAR। तो ये बेसिकली जो होते हैं रियल अपर्चर राडार। इसमें क्या है कि रियल अपर्चर राडार और सार का मतलब SAR वहाँ से लिया गया है। तो सार का मतलब सिंथेटिक अपर्चर राडार। तो जो सिंथेटिक अपर्चर राडार है उसमें बहुत सारी तकनीकी हैं, जैसे कि इनसार, डी इनसार। इनसार का मतलब जो इंटरफेरोमेट्री सार है, डी इनसार मीन्स डिफरेंशियल इंटरफेरोमेट्री सार। तो जो जितने भी सार के सिग्नल्स हैं, अगर हम एक से ज़्यादा सिग्नल इस्तेमाल करें किसी विश्लेषण में, तो दोनों सिग्नल का जो फेज होता है, क्योंकि सार के सिग्नल्स में आयाम भी होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और दूसरा फेज होता है जिसको चरण भी कह सकते हैं। तो सार के जो सिग्नल्स हैं उसमें आयाम और चरण दोनों होते हैं और ये जो विरूपण संबंधित जो भी विश्लेषण करते हैं वो फेज पे ही आधारित होता है या कह लो चरण पे ही आधारित होता है। तो अगर हम दो सिग्नल एक साथ इस्तेमाल करें तो दोनों सिग्नल्स के जो चरण का अंतर है वो अंतर जो है हमारे विरूपण को आराम से विश्लेषित कर सकता है। तो वही इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो इमेजिंग माइक्रोवेव सुदूर संवेदन है वो सार है और रार है और हम यहाँ पर ज़्यादातर सार पे ही फोकस करेंगे, जिसमें कि इनसार और डी इनसार। दूसरा है नॉन इमेजिंग, जो कि अल्टीमीटर भी हो सकता है और स्कैट्रोमीटर भी हो सकता है। ये एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है जिसमें कि आपका गामा रेस से लेकर के रेडियो वेव्स तक सभी तरंग दैर्ध्य हैं। और ये जो माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ रेंज है, परास कह सकते हो, तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। तो जो भी हम सिग्नल्स इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि अब जो भी सेंसर्स विकसित किए जा रहे हैं तो वो कोई एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य के लिए ही विकसित करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिलीमीटर से और 1 मीटर तक की सभी तरंग दैर्ध्य को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक मोनोक्रोमेटिक कह सकते हो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सार इंटरफेरोमेट्री देखें तो इंटरफेरोमेट्री मीन्स जो इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 सिग्नल चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो इंटरफेरोमेट्री का जो प्रिंसिपल ये है कि इस इंटरफेरोमेट्री की मदद से हम जटिल जो सिग्नल्स हैं या कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं, जिसका मैंने बताया कि जिसमें आयाम होता है और चरण होता है, उस चरण की हेल्प से हम स्थलाकृति यानी कि जो टेरेन की टोपोग्राफी है, जैसे मान लो हमारा अर्थ का जो सतह है वो एक जैसा नहीं है, समतल नहीं है, तो ऊबड़ खाबड़ कह सकते हो या ऊंचा नीचा है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है, तो ऊंचे नीचे कितना ऊंचा है कितना नीचा है, तो उसकी जो जेड इन्फॉर्मेशन है या कह लो कि ऊंचाई है, तो उसको निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सार इंटरफेरोमेट्री। इसके अलावा अगर पृथ्वी सतह बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं कि मान लीजिए पहले सतह कुछ और तरीके का था, बाद में कुछ और तरीके का हो गया, तो इस तरीके के जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं सार इंटरफेरोमेट्री की मदद से। साथ ही साथ भूमि विरूपण, जो कि आज का ये व्याख्यान है, तो भूमि विरूपण को भी उन दोनों सिग्नल के जो चरण के अंतराल से
विश्लेषित किया जा सकता है। तो इसका जो प्रिंसिपल अगर देखें या सिद्धांत देखें तो ये एक ही क्षेत्र पर, मान लीजिए एक ही क्षेत्र है पृथ्वी की सतह पर, तो उस एक ही क्षेत्र पर दो जगह से सिग्नल एक कलेक्ट करे जाते हैं। मान लीजिए उपग्रह पहले इस लोकेशन पर है और उसने एक सिग्नल इस जगह का ले लिया, और एक सैटेलाइट उसके बाद में इस लोकेशन पे है अपनी कक्षा में, तब इसी जगह का उसने एक छवि ले ली। तो इन दोनों छवि कह लो चाहे आप सिग्नल कह लो, तो दोनों सिग्नल का जो चरण है उन दोनों चरणों का जो अंतर है वो आराम से निकाला जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को इंटरफेरेंस बोल देते हैं, या इंटरफेरोमेट प्रोसेस जो कहलाता है वो इंटरफेरोमेट्री है। तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो सिग्नल है वो जटिल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें आयाम और फेज की जानकारी होती है, और एक ही क्षेत्र में दो, जो सिद्धांत है वो एक ही क्षेत्र में दो जटिल सार संकेतों के फेज का हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस होता है। और ये विभिन्न सार अधिकरणों के बीच फेज डिफरेंस या कह लो कि चरण का अंतर को मापता है, और इस फेज अंतर को पथ अंतर में भी बदला जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस से लिंक होता है, या कह लो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बटे तरंग दैर्ध्य और गुणा पाथ डिफरेंस या पथ अंतर। तो अगर आपको फेज का अंतर पता है तो पाथ का अंतर निकाल सकते हैं। पाथ का अंतर मतलब कोई भी जो टारगेट है पृथ्वी की सतह पर, अगर वो थोड़ा सा भी मूव हो गया है या चल गया है एक जगह से दूसरी जगह, तो कितना चल गया है वो इसका मतलब है उस टारगेट का एक पाथ डिफरेंस हो गया। यानी पहले वो कहीं एक पोजीशन पे था, बाद में दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो उसके पाथ में कुछ अंतर आया है। तो ये पाथ का अंतर हम जो है फेज के अंतर से निकाल सकते हैं। और ये जो पाथ का अंतर है, चाहे वो आपका भूस्खलन की वजह से हुआ हो, चाहे भूधसान की वजह से हुआ हो, चाहे भूकंप की वजह से हुआ हो, चाहे ज्वालामुखी की वजह से हुआ हो, चाहे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हुआ हो, या फिर बिल्डिंग्स के टूटने की वजह से हुआ हो, कई कारण हैं तो जिनको हम विरूपण की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो सभी में क्या है कि पाथ अंतर हो रहा है, तो वो पाथ अंतर या कह लो पथ अंतर जो है हम फेज अंतर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये जो पथ अंतर जो है अगर कुछ मिलीमीटर का भी हुआ है ना, तो वो भी हम बड़े आसानी से ये सारा इंटरफेरोमेट्री से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा लैंड सब्सिडेंस, हिंदी में अगर बोलें तो कि सतह का धंसान जो है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, या कह लो कि कुछ मिलीमीटर वो धंसता है, मान लो 1 साल में या फिर 2 साल में, या कह लो कि 5 मिलीमीटर उस धंस गया 1 साल में। तो ये जो गति हुई या कह लो कि जो मूवमेंट हुआ वो बहुत ही स्लो है। तो इतने स्लो या कह लो स्लो मूवमेंट को हम सार इंटरफेरोमेट्री से आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका गणितीय निरूपण देखें तो इसमें यही है कि दो जगह से, मान लीजिए कोई एक टारगेट है पृथ्वी सतह पर, वो शुरू में वो पी लोकेशन पे था या पी की स्थिति में था, तो उस समय भी सैटेलाइट या उपग्रह से एक इमेज जो है या कह लो सिग्नल या कह लो इमेज या सीन या छवि कैप्चर करी गई थी। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद ये जो टारगेट था वो पी लोकेशन से पी डैश तक पहुंच गया, और जब ये पी डैश पे पहुंच गया तो एक दूसरी जगह से भी सैटेलाइट से इमेज या छवि ले ली गई। तो इन दो छवियों का मतलब 2 सिग्नल्स हैं, और 2 सिग्नल्स का जो फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो फेज डिफरेंस की वजह से ये पाथ डिफरेंस जो पी से पी डैश तक पहुंच गया है वो निकाला जा सकता है। और ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको कहते हैं हम इंटरफेरोमेट्री। और इंटरफेरोमेट्री का मतलब ये है कि ये जैसे दोनों इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, तो अगर उसको EA और EB से डिनोट करें, प्रदर्शित करें, EA का मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो कैप्चर किया गया है लोकेशन A से, और EB है जो वो B लोकेशन से कैप्चर किया गया है। तो पहला सिग्नल या कह लो पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल, तो पहला सिग्नल मल्टीप्लाइड बाई दूसरा सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
तो इससे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सिग्नल्स का जो आयाम था उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या कह लो गुणा हो गई, और इन दोनों का जो सिग्नल का फेज है या कह लो चरण है उसमें एक अंतर सा यहाँ पर दिख रहा है कि ये है कि जो ये चरण है दूसरे सिग्नल का, ये चरण है पहले सिग्नल का, तो ये बेसिकली क्या हो गया, दोनों सिग्नल्स का फेज का अंतर। तो ये जो फेज का अंतर है इसी को आप ऐसे लिख सकते हो जिसको बोलते हैं इंटरफेरोमेट्रिक फेज या फेज डिफरेंस, है ना। तो जो फाई बी माइनस फाई ए ये अंतर ही है, जो कि अगर ऊपर देखेंगे तो ये फेज बेसिकली 3 तरीके का हो सकता है, प्रोपगेशन फेज या फिर समय के हिसाब से फेज या स्कैटरिंग फेज। तो स्कैटरिंग अगर हम कांस्टेंट मान लें और प्रोपगेशन फेज ये टेम्पोरल फेज कांस्टेंट मान लें तो प्रोपगेशन फेज या ज्योमेट्रिक फेज जो है वो बचता है। तो ये दोनों डिफरेंस इसके बराबर आ जाएंगे, और इसके हिसाब से फिर हम पाथ अंतर में कन्वर्ट या बदल दें तो ये हो जाएगा 4 पाई बटे लैम्डा इंटू ये जो भी पाथ है, पहले तो बी पी डैश, बी से पी डैश, फिर माइनस इसका हो जाएगा जो पूरी जर्नी जो हुई इसकी, तो वो ए से पी तक है। इसको मॉडिफाई कर दिया तो इस तरीके से आ गया, ये बी पी इसमें से घटा दिया, इसमें बी पी जोड़ दिया। तो अगर ये देखेंगे तो बी पी डैश माइनस बी पी और ये 4 पाई अपॉन जो लैम्डा है बी पी माइनस ए पी, तो बी पी माइनस ए पी ये एक डीएम आपने सुना होगा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो ये जो टर्म निकल कर आई है ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आराम से निकाली जा सकती है। तो आप देखेंगे जो फेज का डिफरेंस है वो एक तो ये टर्म है प्लस जो डीएम का है उससे उन दोनों के बराबर है, तो ये आप डीएम से निकाल सकते हैं। और तो ये आपने डिफरेंस ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ये डिफरेंस में से इस टर्म को हम घटा दें तो यही टर्म निकल के आ जाएगी। तो ये जो टर्म है ये कुछ नहीं है, ये जो टारगेट था वो पी से पी डैश तक पहुंचा है उसका ही विस्थापन है, जैसे बी पी डैश माइनस बी पी। तो ये जो है यानी कि बी पी डैश पता है और बी पी पता है, क्योंकि सिग्नल कहाँ से चला है कहाँ तक पहुंचा है वो सब पता रहता है। तो जब अगर यहाँ से देखें तो बी पी डैश और बी पी और पी से पी डैश को भी जोड़ दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर त्रिभुज की 2 साइड पता हैं तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है। तो आप कह सकते हो कि जो पी से पी डैश का जो दूरी है या विस्थापन है वो प्रकट कर रहा है ये टर्म। तो ये टर्म से हम विस्थापन आराम से निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चरण है वो 4 पाई अपॉन लैम्डा और पाथ डिफरेंस पी पी डैश, तो इस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें, ज़्यादा जानकारी देखें, क्योंकि सिग्नल जो है वो सैटेलाइट की कक्षा से शुरू होता है और ये पृथ्वी सतह तक आता है, तो इसके जो भी जर्नी है या यात्रा है तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, या कह लो जो फेज का जो अंतर हम निकाल रहे थे तो वो फेज का अंतर सही से नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसमें कई कारण हैं। जैसे कि जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो लगातार अपनी कक्षा में चल रहा है, तो वो चलने की वजह से क्या है उसका एक बहुत ही सटीक स्थान जो है, जब जो सिग्नल वहाँ सैटेलाइट से या सेंसर से जब ट्रांसमिट हुआ तो उस टाइम पर एक सटीक जानकारी नहीं होती है कि सैटेलाइट की पोजीशन कक्षा में क्या थी। तो उसकी वजह से जो हम फेज का अंतर निकाल रहे हैं वो बहुत सटीक नहीं निकल पाता है। तो कह सकते हैं कि जो कुछ जो डिफरेंस है वो इसके ऑर्बिटल अगर प्रिसाइज नहीं है तो उसकी वजह से भी इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा फिर क्या है, जब सिग्नल एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल से पास होता है तो वायुमंडल में भी बहुत सारे कण हैं, तो वो जैसे कि ओजोन लेयर है और आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसमें बहुत सारे बादल वगैरह हैं और पानी के कण वगैरह हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उनकी वजह से भी सिग्नल जो है उसमें डिले हो जाता है, या कह लो कि जो फेज डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। या फिर दोनों सिग्नल के बीच की बात करें, फिर क्या है वो सिग्नल अर्थ के जब पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है तो सतह भी क्या है एक प्लेन जैसा नहीं है, ये समतल नहीं है, ये भी ऊबड़ खाबड़ जैसा है। तो यह कह लो कि जो पृथ्वी की जो टोपोग्राफी है उस टोपोग्राफी की वजह से भी कुछ डिफरेंस जो फेज में अंतर है वो क्रिएट हो जाता है। और लास्ट में क्या हुआ कि जो आपका जो विस्थापन हुआ है उसकी जो टारगेट मूव कर गए ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तो उसकी वजह से भी
ये फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसके अलावा कुछ रैंडम प्रोसेस भी होते हैं, उसके अलावा कुछ नॉइज़ भी होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर देखें तो ये जो अंतर निकाला था हमने फेज का अंतर, वो कई चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, या कई कई चीज़ों का इसमें योगदान होता है। तो एक तो आपका वही जो विस्थापन हुआ उसकी वजह से, दूसरा आपका टोपोग्राफी की वजह से, तीसरा एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरा चौथा जो है ऑर्बिटल की वजह, कक्षा की वजह से, और नॉइज़ है, प्लस क्या है, सारा फेज जो है एक दूसरे से रैप्ड है, तो उसकी वजह से भी कुछ एरर्स आती हैं। तो अगर आप देखें तो फेज डिफरेंस यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि केवल पाथ डिफरेंस, यानी कि इसका जो मोशन हुआ है उसी की वजह से केवल है वो पाथ डिफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत दूसरे फेजों का भी योगदान है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इस फेज डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल रहे हैं या फेज विस्थापन बोल रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी जो भी टर्म्स हैं इनको हमें निकालना पड़ेगा, या कह लो कि पहले हम उनको किसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में इस एक्सप्रेशन से माइनस कर दें अगर, तो फिर हमें जो विस्थापन का जो चरण है या फेज है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक में बहुत सारे स्टेप्स कह सकते हैं कि वो हम लगाते हैं, और कुछ स्टेप्स में क्या है कि हमने मान लीजिए इस टर्म को हटा दिया और दूसरे स्टेप में इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और लास्ट में जो है केवल यही टर्म बचता है जो कि हमें विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा वही चीज़ है जो अभी हमने बताई थी कि फाई फ्लैट अर्थ है, इसको समतल पृथ्वी कहते हैं, ये विस्थापन है, ये थोड़ा हिंदी में वो तो इंग्लिश में यहाँ पर रह गया था। तो टोपोग्राफिक मीन्स ये स्थलाकृति वाला फेज है, ये वायु वाला है, वायु का मतलब एटमॉस्फेयर वायुमंडल का, ये कक्षीय वाला है, और ये नॉइज़ है, और ये 2πn है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो समतल पृथ्वी की वजह से है, इसका मतलब जो पृथ्वी का एक वक्रता होती है, क्योंकि ये प्लेन या समतल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर जैसा है, तो गोला जैसा है। तो गोला का क्या है कि वो 3 विमीय में आता है। 3 विमीय सतह को अगर 2 विमीय सतह में हम कन्वर्ट करें तो उसकी वजह से जो सिग्नल में करेक्शंस हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं फाई समतल पृथ्वी की वजह से, है ना, वक्रता की वजह से। ये विस्थापन की वजह से है, जो सतह पर जो भी टारगेट का चलन हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है। तीसरा टोपोग्राफी को, यानी कह लो डीएम वगैरह जनरेट करनी हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। एटमॉस्फेरिक करेक्शंस, अगर मान लो कभी कभी ये आप माइक्रोवेव सुदूर संवेदन से वायुमंडलीय कुछ मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये जो फेज है बहुत इस्तेमाल होता है। और कक्षीय का मतलब ये तो जो प्रिसाइज ऑर्बिटल फाइल्स होती हैं हर एक उपग्रह की, उससे आराम से निकाला जा सकता है। और ये नॉइज है, ये इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, इसको तो आपको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मान लो दो जो हमने सिग्नल लिए हैं वो बहुत पास के हों, पास का मतलब ज़्यादा टाइम में अंतर ना हो, समय में ज़्यादा अंतर ना हो, और साथ ही साथ उनके जो दूरियां हैं सैटेलाइट की या उपग्रह की, जब वो सिग्नल कैप्चर कर रहे हैं तो उनके बीच की जो वास्तविक दूरी है वो ज़्यादा ना हो, तो इस नॉइज को कम किया जा सकता है। लेकिन आप कहो कि बिल्कुल हटाया जा सके तो नहीं हटाया जा सकता है। प्लस क्या है कि जो आपका फेज अनरैपिंग है वो कैलकुलेट की जा सकती है। जो एन है वो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं सिग्नल्स की, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम फेज अनरैपिंग के टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंटरफेरोग्राम। इंटरफेरोग्राम क्या है कि वही दो सिग्नल के हमने जो फेज का अंतर निकाला था, वो फेज अंतर का ही एक ग्राफ अगर बना दें तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। तो आप अगर देखेंगे तो ये कलर्ड या कह लो रंगीन इंटरफेरोग्राम है, और ये काला और सफ़ेद इंटरफेरोग्राम है। और अगर ये रंगीन वाले में अगर देखें तो इसमें कई कलर की एक साइकिल जैसी आपको दिख रही है। जैसे मान लो यहाँ से रेड से स्टार्ट हुई, फिर ब्लू, और फिर है ना ग्रीन। तो ये एक अगर मान लीजिए ये लाल रंग से स्टार्ट हुई और ये पीले रंग तक जा रही है,
तो और उसके बाद फिर से लाल से स्टार्ट होकर पीले तक जा रही है। इसका मतलब वो साइकिल है वो रिपीट हो रही है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं इंटरफेरोग्राम। और इंटरफेरोग्राम से ही आपको अगर पता चलेगा कि अगर ये बहुत जल्दी जल्दी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ पर फेज का जो अंतर है वो जल्दी जल्दी से चेंज हुआ है, अंतर हुआ है, या कह लो कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही विस्थापन हुआ है। या कह लो अगर मान लीजिए आप भूधसाव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी से वहाँ पर भूधसाव हुआ है, या ग्लेशियर जो मेल्टिंग हुई है, इसका मतलब मेल्टिंग बहुत जल्दी हुई है। या आप कह सकते हो कि अगर भूकंप आया है तो वहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है वो बहुत तेज़ी से हुआ है, वो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह टूटी हैं वो उनकी वजह से फेज का जो अंतर है वो ज़्यादा ही क्रिएट हो रहा है। और जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ये साइकिल्स दिख रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। तो ये जो इंटरफेरोग्राम है हमको बहुत सारी तरीके की जानकारियाँ दे देता है। अब ये जो इंटरफेरोग्राम है वो हमने केवल दो छवियों को यूज करके बनाया है, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरफेरोग्राम बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक जनवरी और फरवरी, एक जनवरी में छवि ली, एक फरवरी में ली, दोनों को मिला के एक इंटरफेरोग्राम बना दिया। फिर बाद में आपने एक फरवरी और मार्च को मिला के बना दिया, मार्च और अप्रैल को मिला के बना दिया, मार्च और अप्रैल और मई। इस तरीके से अगर आप बनाते चले गए तो आपके पास बहुत सारे इंटरफेरोग्राम्स हो जाएंगे। और उन सभी इंटरफेरोग्राम्स को देख करके आप ये भी लगा सकते हो कि जो भी विरूपण हुआ है पृथ्वी सतह पर वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हुआ है। यानी कि पहले जो अगर मान लो भू धसाव की बात करें तो आपको पता चल जाएगी जनवरी से फरवरी तक कितना हुआ, फिर फरवरी से मार्च तक कितना हुआ। ऐसे ही आपको पूरे साल का जो धसाव है वो पता चल जाएगा। जैसे आपको देखें उत्तर भारत की बात करें तो हम लोग क्या एग्रीकल्चर कृषि में भी क्या है कि ग्राउंड वाटर है ना, पृथ्वी की सतह में जो पानी है उसको हम बोरवेल से निकालते हैं, है ना। और जब बोरवेल से निकालते हैं और जब बारिश कम होती है तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर टेबल है वो नीचे पहुंच जाती है। और जैसे ही वो वाटर टेबल नीचे पहुंच जाती है तो एक्वाफर सिस्टम अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो पूरे उस सतह का ही धसाव नीचे आ जाता है। और बाद में जब बारिश की ऋतु आती है तब बारिश होने की वजह से वो फिर से डिस्चार्ज हो जाता है और वाटर टेबल फिर से ऊपर आने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का जो सतह है वो अब ऊपर आने लगता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा अगर पूरे साल का अध्ययन करें तो कभी कभी वो सरफेस नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो एक जैसे आपने ग्राफ वगैरह देखा होगा, साइन वेव का जो कर्व होता है ना, कि आप ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इस तरीके के कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं अगर इस तरीके के हम एनालिसिस वगैरह करें तो बस यही है कि आपको किस तरीके के विरूपण में इस्तेमाल करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। बाकी ये बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है। कह सकते हो कि इसकी जो सटीकता है वो कुछ मिलीमीटर तक की है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ विरूपण हुआ है, यहाँ तक कि जैसे कभी कभी बिल्डिंग जो आपकी इमारतें हैं उसमें कहीं कहीं क्रैक आ जाता है एक दीवार पे, तो वो क्रैक वगैरह भी, क्योंकि क्रैक भी क्या है कुछ मिलीमीटर का ही होता है, तो वो कुछ मिलीमीटर का जो विरूपण हुआ है इमारतों में उसको भी हम इस सार इंटरफेरोमेट्री या कह लो कि माइक्रोवेव सुदूर संवेदन से हम निकाल सकते हैं। अब यह इसमें कई तरीके की भूमि निरूपण के मापन की तकनीकी हैं। कुछ तकनीक आपने स्थलीय विधि से देखी होंगी, जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर कुछ जीपीएस वगैरह हैं उससे भी कर सकते हैं। कुछ फोटोग्रामेट्रिक विधियां हैं उनसे भी कर सकते हैं। लेजर स्कैनिंग है उससे भी कर सकते हैं। फिर जो अभी हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री, इससे भी कर सकते हैं। कुछ माइक्रो ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी की, उसकी मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कहीं पे विरूपण हुआ तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो वो ग्रेविटी की वजह से क्या क्या चेंजेज हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, उनकी मदद से भी हम विरूपण को विश्लेषण कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री है वो हमने 4 तरीके से यहाँ पर कर रखी है। जैसे एक होती है शास्त्रीय डी इंसार, इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो क्लासिकल डी इंसार,
फिर है दूसरी इंटरफेरोग्राम स्टैकिंग, बहुत सारे इंटरफेरोग्राम को स्टैक करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक कहलाती है एसवास, या कह लो SBAS, तो एसवास टेक्निक बोलते हैं। तो उसकी मदद से भी हम विरूपण को, भूमि विरूपण को निकाल सकते हैं। और एक PSI कहलाता है, जिसको परसिस्टेंट स्कैटरर इंटरफेरोमेट्री, और एसवास का मतलब यह है कि स्मॉल बेस लाइन सबसेट एनालिसिस। तो ये 4 तकनीकी हैं जिसकी वजह से हम भूमि विरूपण को आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो लास्ट की अंतिम 2 तकनीकी हैं, ये ज़्यादा ही एडवांस हैं। तो या कह सकते हो कि इससे हम बहुत टाइम पीरियड का, अगर मान लो आप 5 साल 10 साल का पूरा देखना चाहें कि विरूपण किस तरीके से हुआ है किसी क्षेत्र में, तो आप बहुत अंतराल का, यानी कि कई सालों का विश्लेषण आराम से कर सकते हैं एसवास और PSI तकनीकी की मदद से। PSI की अगर बात करें तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि अगर जब हम उपग्रह से छवि एकत्र करते हैं तो वो छवि एक तरीके से मैट्रिक्स की तरह होती है। मैट्रिक्स का जैसे आप सब लोग जानते होंगे, मैट्रिक्स में क्या है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम का अगर एक वो बनाएं तो एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं पिक्सल, है ना। तो जो पिक्सल है उसका अपना एक रेजोल्यूशन होता है। तो हर एक उपग्रह का अपने अपने रेजोल्यूशंस होते हैं। तो अभी हम उन सारे सेंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल हम बात कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन सेल जो है, या कह लो पिक्सल है, उस पिक्सल में बहुत सारे टारगेट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी हम सार का सिग्नल भेज रहे हैं, तो वो सिग्नल जब वापस आता है इंटरेक्ट करके पृथ्वी सतह पर, तो उसका जो बैक स्कैटर जो एनर्जी है वो कई तरीके की हो सकती है। कभी कभी कम हो सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है। मान लो आपका फॉरेस्ट या वन है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ की वजह से क्या है, ज़्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बैक स्कैटर एनर्जी बहुत कम होगी। या वही अगर एनर्जी आप मान लो किसी इमारत पे आ रही है, तो इमारत क्या है कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करती नहीं है। जो भी एनर्जी आई है तो उसको बैक स्कैटर करेगी। वो अलग बात है किस दिशा में करेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बैक स्कैटर करेगी। तो ये जो तकनीक है, ये उन टारगेट्स पर फोकस करती है जिनसे बैक स्कैटर एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया है काला, तो ये थोड़ा स्ट्रांग दिखाया गया है। या कह सकते हो कि जो ये रेजोल्यूशन सेल है, इसमें बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे टाइप के फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब चाहे वो पेड़ भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, या फिर इमारत भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो यहाँ से आ रही है। तो जो अगर एक रेजोल्यूशन में एक कोई स्ट्रांग एनर्जी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट स्कैटरर, है ना। अगर मान लो सभी से बहुत छोटी छोटी ऊर्जा वापस हुई उपग्रह की तरफ, तो उनको हम PS नहीं बोलेंगे, इनको शॉर्ट में हम PS बोल देते हैं जब स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। और जब नहीं आती है तो फिर उनको हम PS नहीं बोलते हैं। तो ये जो तकनीकी है केवल उन पिक्सल्स पर लगाते हैं या जिनसे कि कुछ बैक स्कैटर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, जिनको हम बोल रहे हैं PS या परसिस्टेंट स्कैटरर। तो उनसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेविएशन हो, तब भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो है इस सिद्धांत पर ये काम करती है। अब मान लीजिए ये ग्राफ की बात करें तो बहुत सारे आपको बिंदु दिख रहे होंगे, और एक ये केंद्र में बिंदु दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो केंद्र के बिंदु से ही सभी लाइनों के जरिए बाकी बिंदु जो है जुड़े हुए हैं। तो एक ये केंद्र वाले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो एक लाइन है, ये दर्शा रहा है कि ये बिंदु है एक इमेज, एक छवि है, ये बिंदु दूसरी छवि है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरफेरोग्राम बनाए गए थे, तो एक इंटरफेरोग्राम इस इमेज और इस इमेज के बीच बनाया गया है, और दूसरा इंटरफेरोग्राम इसके बीच बनाया गया है। इस तरीके से बहुत सारे इंटरफेरोग्राम बनाए गए हैं। तो आपको ये देखेंगे कि जो टेम्पोरल बेस लाइन का मतलब जो समय के हिसाब से वो मतलब जो छवियाँ कलेक्ट करी गई थी या उपग्रह की मदद से जब ली गई थी, तो उनके बीच जो समय में अंतर हुआ है, वो अंतर को जो है ये एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। और उन सैटेलाइट के बीच की जो वास्तविक दूरी है, उसमें भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जाए तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस लाइन या लंबवत बेस लाइन। तो वो वाई एक्सिस पर दिखाई गई है।
तो इसके हिसाब से क्या है कि आप ये परपेंडिकुलर बेसलाइन को कम कर सकते हैं, इस टेम्पोरल बेसलाइन को कम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये जो कितने इंटरफेरोग्राम्स बनेंगे उनको आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। और ये जितने इंटरफेरोग्राम बने हैं, इन सभी इंटरफेरोग्राम में कितने ऐसे पिक्सल्स हैं जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक स्कैटर एनर्जी मिल रही है। तो मान लीजिए सभी पिक्सल तो नहीं होंगे, मान लो 1000 पिक्सल्स हैं पूरी इमेज में, तो मुश्किल से 100 या 150 पिक्सल्स ऐसे होंगे जहां से हमें बैक स्कैटर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये तकनीक जो है वो केवल उन्हीं 100-150 पॉइंट्स को उठाएगी और उन्हीं की मदद से बता देगी कि यहाँ पर इतना इतना विरूपण हो रहा है, और वो विरूपण जो है समय के हिसाब से किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है उस चीज़ को भी आराम से निकाल देती है। अब ये है कि जैसे जो उपग्रह से जो हम डेटा लेते हैं, जो छवियां हम कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या है कि दो पास में कलेक्ट करी जा सकती हैं। जैसे कि कभी कभी उपग्रह मान लीजिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा है या चल रहा है, क्योंकि वो तो अपनी कक्षा में चल रहा है। तो कब ये क्या है कि ये रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन उपग्रह हैं, तो ये क्या है कि पोल से पोल तक ही मूव करते हैं। कि कभी कभी क्या है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, कभी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी अगर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम पर भी ये छवियां एकत्र करते हैं, और जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, तब भी जो है ये छवियों को एकत्रित करते हैं। तो अगर ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं और जो भी छवियां हैं एकत्रित कर रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं आरोही कक्षाएं, और जो डेटा सेट्स आ रहे हैं उनको हम बोल देते हैं आरोही कक्षीय डेटा सेट्स। और जब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हो, ये अवरोही क्रम हो गया इसका, तो अवरोही क्रम में भी ये छवियों को एकत्रित करते हैं। तो अगर ये दोनों इमेजेस, दोनों तरीके की इमेजेस को एक बार हम कपलिंग कर लें, युग्मन कर लें, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कई तरीके का विस्थापन हम निकाल सकते हैं। कई तरीके का मतलब कोई भी विस्थापन अगर पृथ्वी सतह पे हुआ है तो उसके बहुत सारे घटक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, यानी कि एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक। तो उन तीनों घटक को हम निकाल सकते हैं अगर हम ये जो विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण आरोही कक्षीय जो डेटा है उससे और अवरोही दोनों को मिला के अगर करें, तो ये जो एक्स, वाई और जेड घटक हैं, जो विस्थापन के, जो भी विस्थापन मतलब जो भी विरूपण हुआ है, वो विरूपण क्या है, विस्थापन के फॉर्म में ही हो रहा है, तो उसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट आराम से निकाले जा सकते हैं केवल सार डेटा के युग्मन से। अभी कुछ दिन पहले हमने एक अध्ययन किया था, ये जो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जनपद है, उसमें बहुत ही बड़ा एक भूस्खलन हुआ था। जैसे यहाँ पर ये लोकेशन दिखाई गई है, ये नेशनल हाईवे 707 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 707। तो यहाँ पे करीब 180 या 200 मीटर का पैच जो है, ये बहुत तेज़ी से नीचे स्खलित हो गया था। तो इसके जो मुख्य कारण है क्या कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका हम चौड़ाई इसकी बढ़ाई जा रही है। तो क्या है कि इसमें कभी कभी ये ऊपर से काट रहे हैं पहाड़ को, तो पहाड़ को जब काट रहे हैं तो उसमें विरूपण की समस्या ज़्यादा हो जाती है। और क्या है कि जब वो स्टेबल नहीं रहता है, तो ऊपर का जो भी मास है, जो भी है, वो कभी कभी क्या है डिसबैलेंस होकर के नीचे को आ जाता है। तो आपने समाचार में भी देखा होगा कि ये जब ये लैंडस्लाइड या भूस्खलन जब हुआ था, तब की ये पिक्चर्स हैं। और बाद में उसके जब हम गए थे, तो आप ये देख सकते हो किस तरीके का विरूपण यहाँ पर हो रखा है। तो ये अध्ययन हमने किया था, तो इसमें हमने क्या किया कि ये जो भूस्खलन हुआ है वो करीब 30 जुलाई 2021 को हुआ था। तो उससे पहले 2 साल का हमने सैटेलाइट की छवियां ली थी, उसकी मदद से हमने किया था। तो आप देखेंगे जो अभी हम बात कर रहे थे आरोही डेटा लिया था, उससे हमने ये जो गति है, जैसे विस्थापन है तो विस्थापन से आप गति निकाल सकते हो, जब गति है तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, है ना। तो हमने ये गति निकाली है, तो मीन गति जो है वो आरोही कक्षा के डेटा से निकाली है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये बिंदु आए हैं, ये वही बिंदु हैं जिसको हम PS बोल रहे थे।
अब आप देखेंगे जो इतना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र में तो सैटेलाइट की छवि में बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, या कह लो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते थे, लेकिन सारे पॉइंट्स नहीं आए हैं, कुछ ही पॉइंट्स इसमें आए हैं, या कुछ ही वही पॉइंट्स आए हैं जो बहुत ज़्यादा बैक स्कैटर्ड एनर्जी उपग्रह तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो रिजल्ट्स हैं वो आरोही डेटा से निकल के आए हैं, और ये जो है अवरोही डेटा से निकल के आए हैं। दोनों जो रिजल्ट हैं लगभग सेम हैं। फिर हमने क्या किया, ये 3 बिंदु सेलेक्ट करे थे, जिसे इसको हम बोल रहे हैं PS1, PS2, PS3। तो इन पे हमने क्या किया कि इनकी पूरी जो काइनेमेटिक्स है, या कह लो कि विस्थापन, गति और ये त्वरण, ये तीनों चीज़ें निकालने की कोशिश करी, और फिर उन दोनों को मैच किया, और उससे ये निकालने की कोशिश की कि जो अगर हम जिस दिन भूस्खलन हुआ था उससे पहले के 2 साल का जो डेटा ले रहे हैं, उस डेटा से क्या हम पहले ही ये पूर्वानुमान कर सकते थे कि ये भूस्खलन होने वाला है या नहीं है। तो वो हम जो है पूर्वानुमान इसमें बड़े आसानी से कर सके थे। तो ये जो है, ये जो गति है वो राडार के जो सिग्नल आ रहा है उसकी दिशा में है। फिर हमने ये क्षैतिज घटक भी इसका निकाला है, और ये ऊर्ध्वाधर घटक भी निकाला था, दोनों डेटा के युग्मन से। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जितने बिंदु हैं, और यहाँ पर बिंदु ज़्यादा हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके के बिंदु का मिश्रण है यहाँ पर। तो ये जो हमने पूर्वानुमान किया था वो इस तरीके से दिखाया गया, ये आरोही डेटा की मदद से है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर हमने लिया है वही डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन लिया है, और इस तरीके इधर लिया है दिन यानी टाइम। तो ये 0 का मतलब जो है, जो पहली छवि जिस दिन ली थी उसको हम 0 बोल रहे हैं, और जो लास्ट या अंतिम जो छवि ली थी वो करीब 684वें दिन की थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ बता रहा है, इधर तो आपका विस्थापन हो गया, इस तरफ आपका टाइम हो गया, और ये 0 का मतलब है ये पहली जो अधिग्रहण या जो डेटा लिया था वो था 11 सितंबर 2019 का, और जो अंतिम था वो था 26 जुलाई 2021। तो लगभग 2 साल का ये डेटा था। और जो वास्तविक ढलान जो हुआ है, यानी कि जो भूस्खलन हुआ है, वो 30 जुलाई 2021 को हुआ है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो 688वें दिन जो है ये भूस्खलन हुआ था। तो हमने जो कुल छवियां ली थी आरोही क्रम की वो 52 थी, और उस तरीके से देखा जाए पूरा जो समय था पहले अधिग्रहण पहली छवि से अंतिम छवि तक वो करीब 684 दिन थे। अब इसमें क्या किया, जब हमने विस्थापन देखा तो आप देखेंगे कि 0 से लेकर के यहाँ तक विस्थापन लगभग 0 है। इसका मतलब कोई डिस्टरबेंस या कोई वहाँ पर हलचल नहीं हुई थी करीब पहले 1 साल में, यानी कि 2019 से लेकर के 2020 तक। फिर 2020 के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे, विस्थापन एक तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ हलचल स्टार्ट हो गई थी, और ये कह लो कि जो वास्तविक भूस्खलन हुआ है उससे जस्ट 1 साल पहले से ही ये काम स्टार्ट हो गया था। यानी कि जो हलचल थी वो जिस दिन भूस्खलन हुआ उससे लगभग 1 साल पहले से ही ये भूचल स्टार्ट हो गया था। तो ये जो कर्व हैं ये तीनों पॉइंट पे हमने निकाले थे, जैसा कि मैंने बताया था PS1, PS2, PS3। तो ये PS1 का है, ये PS2 का है, ये PS3 का है। तो इन कर्व की मदद से और जो गति है उसकी हम अगर या वेलोसिटी कहें तो इन्वर्स वेलोसिटी निकालें और ये टाइम निकालें, तो इसके जो रिग्रेशन कर्व वगैरह फिट करते हैं उनकी मदद से हमने देखा है। तो यहाँ पर ये जो कर्व अगर आप देख रहे हैं, ये जो कर्व जहाँ भी एक्स एक्सिस को काटेंगे, इसमें एक्चुअली हमने 2 मेथड लगाए थे, एक इन्वर्स वेलोसिटी वाला मेथड और दूसरा था मॉडिफाइड, जो कुछ हमने उसमें परिवर्तन करे थे इन्वर्स वेलोसिटी मेथड में। उन दोनों को लगा करके हमने ये पूर्वानुमान किया था। तो ये इन्वर्स वेलोसिटी को यूज करके है। तो ये कर्व जहाँ भी एक्स एक्सिस को टच करेंगे, इसका मतलब वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये बताएगा कि इस दिन को भूस्खलन होने वाला है। तो आप अगर देखेंगे ये तीनों पॉइंट पर हमने इन्वर्स वेलोसिटी की जो INS कह लो या इन्वर्स वेलोसिटी मेथड विधि द्वारा जो हमने पूर्वानुमान लगाया, तो वो निकल के आया कि 690वें दिन, 686वें दिन और 685 दिन।
यानी कि जो वास्तविक भूस्खलन हुआ है वो 688 वाले दिन हुआ है, और इसके पूर्वानुमान के हिसाब से निकल के आया कि या तो 685वें दिन और 686वें दिन और 690वें दिन। यानी कि जो वास्तविक भूस्खलन हुआ है तो जो पूर्वानुमान कुछ दिन पहले आया है, और एक केस में ये बाद में भी आया है। तो जो बाद में आया है तो ये पूर्वानुमान तो नहीं हुआ, या कह लो कि इस तरीके के अनुमान जो है अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो 686वें और 85वें दिन आया है तो वो पूर्वानुमान अच्छा है। ऐसे ही हमने जो संशोधित INS विधि के द्वारा किया तो उसके हिसाब से आया 690वें दिन, 688वें दिन और 686वें दिन। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तो जिस दिन भूस्खलन हुआ था वास्तविक उस दिन भी आ रहा है, उससे पहले भी आ रहा है और उसके बाद भी आ रहा है। तो ये कुछ कुछ अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं हर एक विधि की। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि हर एक विधि, बट इन दोनों विधियों ने जो पूर्वानुमान किया तो वो जो वास्तविक भूस्खलन हुआ है उससे लगभग बहुत ही एक दूसरे के आसपास ही हैं, या कह लो कि बड़ी सटीक पूर्वानुमान इस विधि से हम लगा पाए। तो ये आरोही क्रम के डेटा से किया, और ये सेम चीज़ जो है हमने अवरोही डेटा से भी की। उसके हिसाब से भी लगभग बहुत ही पास में जो वास्तविक भूस्खलन हुआ उसके पास में ही इसका पूर्वानुमान भी हम लगा पाए। तो ये आज का व्याख्यान है। अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो या प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो विरूपण है वो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमने एक केस स्टडी भी दिखाई थी जो केवल भूस्खलन पर आधारित थी। आप अगर करना चाहें तो आप भूकंप का भी कर सकते हैं, ज्वालामुखी का भी कर सकते हैं, आप ग्लेशियर्स का भी कर सकते हैं, भूधसाव का भी कर सकते हैं, या फिर जो माइनिंग में बहुत सारे क्योंकि उसमें कोयला वगैरह जो खदानें वगैरह हैं उसमें से कोयला वगैरह निकाला जा रहा है तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारा भूधसाव होता है। तो उस तरीके का भी विश्लेषण आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।